क्या आप जानते हैं कि एक घर बनाने में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? लोग कहेंगे ईंट, कुछ लोग कहेंगे सीमेंट, लोहा या फिर बरसों की जमा पूंजी। लेकिन सच बताऊं तो एक घर को खड़ा रखने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है शांति और भरोसा। अगर नींव में मजबूत भरोसा ना हो तो महल को शमशान बनने में वक्त नहीं लगता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सुन रहे हैं अमित डार्क टेल्स। आज की कहानी किसी ऐसे भूत की नहीं है जो अचानक अलमारी से निकल आए या छत से उल्टा लटक जाए। आज की कहानी इंसान के दिमाग में उस अंधेरे कोने की है जहां नफरत और साजिश का एक ऐसा जहर पलता है जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर पाता। यह कहानी है लखनऊ के बाहरी इलाके में रहने वाले दो सगे भाइयों की, आर्यन और विक्रम की। दोनों के बीच ऐसा प्यार था कि उनकी लोग मिसाल दिया करते थे। दोनों ने मिलकर अपनी पुश्तैनी जमीन पर एक सपना बुनने की तैयारी की, अपने पूरे परिवार के लिए खूबसूरत आशियाना बनाने का। उन्होंने जमीन खरीदी, मन्नतें मांगी और घर का काम शुरू करा दिया। लेकिन मासूम भाइयों को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि वो अपने रहने के लिए घर नहीं बल्कि अपनी ही खुशियों और जिंदगी का एक आलीशान मकबरा तैयार कर रहे हैं। आज का ये एपिसोड बहुत लंबा होने वाला है, तो एक बेहद शांत कमरा ढूंढ लीजिए और लाइट्स बंद कर लीजिए और अपने हेडफोन्स को कान में लगा लीजिए, क्योंकि आज की रात बहुत लंबी होने वाली है। आज की यह कहानी धीरे धीरे आपकी रीढ़ की हड्डी में एक ऐसी ठंडी सिहरन पैदा करेगी कि आप इसे सुनकर दंग रह जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मंगलवार का वो दिन बहुत शुभ था। लखनऊ की कड़कड़ाती धूप के बीच आर्य और विक्रम की उस पुश्तैनी जमीन पर पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। भूमि पूजन का माहौल था। परिवार में तमाम रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग वहां मौजूद थे। हर कोई खुश था, मिठाइयां बंट रही थी। पूरे परिवार की सबसे सम्मानित और बुजुर्ग सदस्य थी उनकी बड़ी मम्मी। उनकी बड़ी मम्मी पूरे खानदान में अपनी सादगी और धार्मिक स्वभाव के लिए ही जानी जाती थी। सफेद साड़ी पहने, चेहरे पर एक बेहद शांत और माँ जैसी ममतामयी मुस्कान लिए वो उस दिन साइड पर आई। आर्यन को आज भी याद है कि दोपहर के 12 बज रहे थे जब नींव के मुख्य खुदाई का काम शुरू होना था। अचानक बड़ी मम्मी धीरे कदमों से चलकर उस गहरे गड्ढे के पास आई। उनके दाहिने हाथ में मटमैले काले सूती कपड़े में लिपटा हुआ एक भारी सा ताबीज था। उन्होंने बड़ी ही प्यार से आर्यन के सिर पर हाथ फेरा और वो काले कपड़े वाली चीज आर्यन के कांपते हाथों में थमा दी। बड़ी मम्मी की आवाज में एक अजीब सा भारीपन था। उन्होंने कहा, लल्ला, ये हमारे मायके के पुराने शिव मंदिर की मिट्टी और खानदानी परंपरा है। इसे अपने हाथों में इस उत्तर पूर्वी कोने की नींव में सबसे नीचे दबा दे। इससे तेरे घर पर कभी किसी तरह की बुरी नजर नहीं लगेगी और तेरा परिवार हमेशा एक फेविकोल की तरह जुड़ा रहेगा। मम्मी की वो मुस्कान आर्यन को उस वक्त बहुत सौम्य लगी, लेकिन आज जब आर्यन उस पल को याद करता है तो उसकी रूह कांप जाती है। वो मुस्कान ममता की नहीं, एक शिकारी की थी जो अपने जाल में शिकार को फंसते देख रहा था। आर्यन ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी बड़ी मम्मी के पैर छुए और काले ताबीज को नींव के सबसे गहरे कोने में मिट्टी के नीचे दबा दिया। जैसे वो ताबीज मिट्टी के अंदर गया, वहां काम कर रहे मजदूरों ने एक अजीब सी बात नोटिस की। जो मिट्टी अंदर से खोदी जा रही थी, अचानक उसका रंग हल्का काला पड़ने लगा और हवा में एक अजीब सी खटास, सड़ी हुई राख और जैसे कोई जानवर मर गया हो वैसी तीखी गंध, मतलब बदबू फैलने लगती है। विक्रम ने नाक पर रुमाल रखते हुए कहा, अरे भाई, ये कैसी बदबू आ रही है? कहीं नीचे कोई सीवर लाइन तो नहीं थी जो टूट गई? लेकिन बड़ी मम्मी ने तुरंत बात को काटते हुए कहा, अरे कुछ नहीं है, पुरानी जमीन है, सालों से बंद पड़ी है, इसलिए मिट्टी की ही स्मेल आ रही है। तुम लोग अभी बच्चे हो, तुम लोग को इसके बारे में क्या पता। काम मत रोको, फटाफट काम शुरू करवाओ। भाइयों ने बड़ी मम्मी की बात मान ली। वो बेवकूफ नहीं जानते थे कि वो महज मिट्टी की खुशबू नहीं थी,
बल्कि उस काली क्रिया की राख थी जो उनके पूरे वजूद को भस्म करने के लिए वहां बोई गई थी। तकरीबन 6 महीने बीत गए। आलीशान 2 मंजिला मकान बनकर तैयार हो गया। गृह प्रवेश हुआ। पूरा परिवार उस नए घर में शिफ्ट हो जाता है। शुरुआत के 10-15 दिन तो बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन जैसे ही पहली अमावस्या आई, घर का पूरा माहौल जैसे सांस लेने लगा हो। ऐसा लगता था कि जैसे घर की दीवारें सजीव हो चुकी हों, वो जाग रही हैं और वो हर वक्त घर के सदस्यों को देख रही हैं। सबसे पहला बदलाव और एहसास आर्यन की पत्नी रिया को होता है। रिया एक बहुत ही सुलझी हुई और शांत लड़की थी, लेकिन नए घर में आने के बाद उसकी रातों की नींद गायब हो चुकी थी। एक दिन शाम को जब आर्यन ऑफिस से लौटा तो रिया ने उसका हाथ पकड़ा और उसे ड्राइंग रूम की दीवार के पास ले गई। इसके ठीक नीचे नींव में वो ताबीज दबाई गई थी। रिया ने कहा, आर्यन, मेरी बात को वहम मत समझना। कल तक इस दीवार का पेंट बिल्कुल दूध जैसा साफ था, लेकिन आज देखो इस कोने से ये पेंट धीरे धीरे पीला और मटमैला क्यों हो रहा है। और जब भी मैं इस दीवार के पास खड़े होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई मेरे कान के ठीक पीछे आकर जोर जोर से सांसें ले रहा हो। आर्यन ने उस वक्त तो उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। उसने कहा, अरे नई दीवार है, थोड़ी सीलन आ गई होगी, तुम फालतू में डरो नहीं, कुछ ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। लेकिन आर्यन का वो मजाक ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। ठीक 3 दिन बाद रात के करीब 2 बजे आर्यन की आंख खुलती है। पूरे कमरे में शिमला जैसी कड़कड़ाती ठंड थी, जबकि महीना मई का चल रहा था और एसी सब जगह की बंद थी। आर्यन उठकर पानी पीने के लिए नीचे आता है। जैसे ही वो उस नींव वाले कोने के पास से गुजरता है, उसे महसूस हुआ कि उस कोने के अदृश्य ठंडी और काली हवा पूरे घर में फैल रही है। तभी उसकी नज़र खिड़की के बाहर गई। रात के 2 बज रहे थे। बाहर लॉन में एक व्हील चेयर पर कोई बैठा हुआ था। वो उनकी बड़ी मम्मी ही थी। घर के अंदर नहीं आती थी, लेकिन हर रोज आधी रात को आकर ठीक उसी कोने के सामने बैठ जाते थे जहाँ ताबीज दफन की गई थी। वो बिना पलक झपकाए घंटों तक उस अंधेरे कोने को घूरती रहती। जब आर्यन ने ध्यान से देखा तो अंधेरे में बड़ी मम्मी के दांत चमक रहे थे। वो एक डरावनी बिना आवाज वाली हंसी हंस रही थी। आर्यन इस बात को नज़रअंदाज कर देता है। वो सोचता है, हमारी बड़ी मम्मी है, अभी मैं उनसे क्या बोलूँ, इतना टाइम वो यहाँ क्या कर रही है। इस बात को भूल कर चला जाता है और सो जाता है। सिर्फ यही नहीं, जो भाई एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, उनके बीच नफरत की दीवार खड़ी होने लगी थी। विक्रम, जो हमेशा शांत रहता था, अब बात बात पर आर्यन पर चिल्लाने लगा था। जायदाद के कागजात को लेकर उनके बीच रोज लात घूंसे चलने लगे थे। विक्रम ने एक दिन रोते हुए आर्यन को कहा, भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं ये सब नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जब भी मैं रात को सोता हूँ तो मेरे कानों में कोई चिल्लाता है कि अपने बड़े भाई को जान से मार दे, ये पूरा घर तेरा हो जाएगा, मार दे उसे। घर का प्यार अब एक खूनी जंग में तब्दील हो चुका था। दोनों की लड़ाइयाँ अब इस हद तक पहुँच चुकी थी कि घर में धारदार हथियार निकल आए थे। आर्यन को समझ आ गया था कि यह कोई सामान्य पारिवारिक झगड़ा नहीं है। इस घर के भीतर कोई ऐसी अदृश्य नकारात्मक ऊर्जा तो है जो अपना काम कर रही है, उनके दिमाग को नियंत्रित कर रही है। हार मानकर आर्यन ने लखनऊ के एक बहुत पुराने और पहुंचे हुए तांत्रिक बाबा को घर बुलाने का फैसला किया। वो दोपहर का वक्त था। जैसे ही तांत्रिक बाबा ने घर के मुख्य दरवाजे पर अपना पहला कदम रखा, अचानक उनके गले से एक चीख निकलती है। उनका पूरा शरीर थर थर कांपने लगता है। वो वहीं फर्श पर घुटनों के बल गिर जाते हैं। उनकी आंखों से पानी बहने लगता है। आर्यन ने घबरा कर पूछा, बाबा क्या हुआ? तांत्रिक ने हांफते हुए कांपती उंगली से उसकी नींव वाले कोने की तरफ इशारा किया और कहा, मूर्ख, ये कोई रहने की जगह नहीं है, ये घर नहीं है, ये तंत्र का कालचक्र है। इस घर की नींव में जहर बोया गया है। यहाँ की ईंटें नहीं बोल रही हैं, यहाँ की दीवारों में नफरत का ऐसा तर्पण किया गया है जो तुम दोनों भाइयों की लाशें मांग रहा है।
तोड़ो इस दीवार को, इसके अंदर मौत छुपी हुई है। आर्यन अपना बिना एक पल गवाए बड़ा सा हथौड़ा उठाता है और पागलों की तरह उस कोने की दीवार पर मारने लगता है। सीमेंट उखड़ा, ईंटें टूटी। जैसे ही दीवार के बीच का हिस्सा खोखला हुआ, अंदर से एक बहुत ही तीखी और जहरीली गैस जैसा बाहर निकलने लगती है। आर्यन का कलेजा मुंह को आ गया था। उस दीवार के बिल्कुल अंदर उस नींव वाले स्थान पर देखता है, वहां लाल कपड़े में लिपटी एक मटकी रखी हुई थी। आर्यन ने कांपते हाथों से उस मटकी को बाहर निकाला और उसका ढक्कन तोड़ा। उस मटकी के अंदर काली राख से सने हुए दो पुतले थे। एक पुतले पर आर्यन का नाम लिखा था और दूसरे पे विक्रम का। दोनों पुतलों के दिल पर, सिर पर आर पार बड़ी बड़ी लोहे की सुइयां चुभाई गई थी। उन पुतलों के ठीक नीचे एक फटी हुई पुरानी पारिवारिक तस्वीर थी, जो सिर्फ और सिर्फ बड़ी मम्मी के पास ही थी। सारे सबूत चीख चीख कर कह रहे थे कि यह किसी भूत प्रेत का काम नहीं था, यह काम उस औरत का था जिसे वो माँ से बढ़कर मानते थे। बड़ी मम्मी चाहती थी कि दोनों भाई आपस में लड़कर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं, ताकि ये करोड़ों की जायदाद और ये आलीशान घर उनके अपने बेटों के नाम हो जाए। आर्यन की आंखों में आंसू थे, लेकिन खून उससे ज्यादा खौल रहा था। वो मटकी हाथ में लेकर सीधे बड़ी मम्मी के पुराने घर की तरफ भागता है। तब तक सूरज ढल चुका था, शाम हो चुकी थी। जब तक वो बड़ी मम्मी के घर पहुंचता है तो मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा था। आर्यन धीरे धीरे कदमों से उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां धीमी मोमबत्ती की रोशनी आ रही थी। कमरे के अंदर का मंजर देखकर आर्यन शून्य रह जाता है। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा काला घेरा बना था, जिसमें आर्यन और विक्रम की तस्वीरें चारों तरफ कटी हुई हालत में रखी थी। वहां खोपड़ियां, सिंदूर और नींबू बिखरे पड़े थे। तभी अंधेरे कोने से व्हीलचेयर घूमती हुई आती दिखाई देती है। बड़ी मम्मी वहां बैठी हुई थी। आर्यन को देखकर उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, ना ही कोई पछतावा दिख रहा था। अचानक उनके बूढ़े चेहरे पर विभत्स मुस्कान उभरी और वो पागलों की तरह ठहाके मारकर हंसने लगी। उनकी वो हंसी ऐसी थी कि मानो कोई पिशाच अपनी जीत का जश्न मना रहा हो। हाँ, मैंने किया है ये सब। तुम दोनों का बाप, उस मर्दूद ने मुझे जायदाद में एक ढेला तक नहीं दिया था। वो समझता था कि मैं बेसहारा हूं। मैंने उसी दिन कसम खाई थी कि जो खुशियां मुझे नहीं मिली हैं वो इस खानदान में किसी को नहीं मिलने दूंगी। तुम्हारी खुशियों को, तुम्हारे प्यार को मैंने खुद अपने हाथों से उस घर की नींव में दफन कर दिया। अब तुम लड़ो, मरो या बर्बाद हो जाओ। मेरी 20 साल पुरानी नफरत आज पूरी हो गई है। आर्यन ने उस रात एक शब्द भी नहीं कहा। उसने तुरंत तांत्रिक बाबा के कहे अनुसार उस मटकी, पुतलों और बड़ी मम्मी के उस तांत्रिक कमरे की हर एक चीज को इकट्ठा किया, वहीं उनके सामने आग के हवाले कर देता है। कहते हैं कि तंत्र विद्या का एक नियम है, जब वो काटी जाती है तो उसका पूरा पलटवार उसी पर होता है जिसने उसे शुरू किया। जैसे जैसे वो पुतले उस आग में जलकर राख हो रहे थे, बड़ी मम्मी वहीं तड़पने लगी। उनके मुंह से खून आने लगा था। आज इस बात को कई महीने बीत चुके हैं। बड़ी मम्मी जिंदा तो हैं, लेकिन पूरी तरह से पैरालिसिस की शिकार होकर बिस्तर पर पड़ी हैं। वो ना तो कुछ बोल पाती हैं और ना ही किसी को पहचानती हैं। उनकी आंखें बस खुली रहती हैं, जैसे वो आज भी उसी अंधेरे को घूर रही हैं। आर्यन और विक्रम का घर अब शांत है, लेकिन उस घर की दीवारों पर लगे वो मटमैले दाग आज भी उन्हें उस काले अतीत की याद दिलाते हैं। आज की यह कहानी तो यहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा और कड़वा सबक सिखाती है। हम दुनिया भर के दुश्मनों से लड़ सकते हैं, उनसे खुद को बचा सकते हैं, लेकिन तब क्या करेंगे जब जहर बोने वाला कोई बाहर का नहीं बल्कि आपका अपना ही हो, जो आपकी नींद को खोखला कर रहा हो। आज रात आप अपने बिस्तर पर सोने जाएं
और अगर आपको अपने घर के किसी कोने में अजीब सी ठंडक या दीवारों में कोई फुसफुसाहट सुनाई दे तो एक बार ज़रूर सोचना, क्या वाकई में आपका अपना है जो आपके साथ उस छत के नीचे रह रहा है। आज की इस कहानी ने आपकी रूह को अंदर तक झकझोर दिया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय लिखकर भेजिए। मैं हूं अमित और आप सुन रहे हैं अमित डार्क टेल्स। सावधान रहें, सुरक्षित रहें और हाँ, अपनों पर भी नज़र रखें। जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसी रियल हॉरर स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए